हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, जो 8 चैप्टर हमारा चला हुआ है। इससे पहले बच्चों हमने सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी हमने उसमें पढ़ा था। वो सब हम कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आज बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। बच्चों, हमें पता है कि बहुत सारे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं। देखो, ऑर्गेनल्स यानी कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, स्पेशली हम बात करें तो जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। ये हमारी सेल है, यहाँ न्यूक्लियस है। ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, उन्हीं के हमें पता है वो सभी सेल ऑर्गेनल्स के कैटेगरी में हम उन्हें रखते हैं। लेकिन उनके अंदर भी बच्चों हम कैटेगराइज कर देते हैं उनको, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर। बहुत सारे इनके अंदर जो सिस्टम आएंगे हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, उन्हें हम कंसिडर करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। किस वजह से हम उन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसिडर करते हैं? बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, यानी कि उनके जो फंक्शंस है वो आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। तो बच्चों, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपने ध्यान रखना है कौन से सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूड होंगे। वो है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ईआर भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोक्सिसोम से इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेट नहीं करते अबो कंपोनेंट्स के साथ, इसीलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो पार्ट है कंसिडर नहीं किया जाता। तो चलिए वन बाय वन पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बच्चों इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ में देखा जाए यूकारियोटिक सेल्स के अंदर, तो एक टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की प्रेजेंस है, वहाँ पर एक नेटवर्क सा बना हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर जो फैला हुआ है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं, यहाँ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर थ्रू आउट फैला हुआ है बिल्कुल। जो ईआर है बच्चों हमारा, वो इंट्रासेलुलर स्पेस में भी दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, एक इनसाइड ईआर और एक साइटोप्लाज्म के कंपार्टमेंट में। इनसाइड ईआर यानी कि ल्यूमिनल, और जो इनसाइड ईआर जिसे हम कहेंगे, और साइटोप्लाज्म यानी कि एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स, इन्हें हम कहेंगे। जो ईआर है बच्चों, नॉर्मली आपने अभी पढ़ा भी होगा पहले भी, राइबोसोम्स इसके आउटर सरफेस पर अटैच होते हैं, और इन राइबोसोम्स की वजह से ही बच्चों हम इसे रफ ईआर भी कहते हैं, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यहाँ पर दिया भी हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उसके सरफेस पर, तो उन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अगर वहाँ पर रफ यानी कि अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो वो स्मूथ अपीयरेंस उसकी आएगी, और उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इस पोर्शन में ये ईआर प्रेजेंट है ना, यहाँ ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ये ईआर प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये हमारा जो एरिया है बच्चों, ये है रफ ईआर, और ये हमारा स्मूथ ईआर। ठीक है, यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से इसे हम स्मूथ ईआर कहेंगे, और इसे हम रफ ईआर कहेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नॉर्मली उसे ऑब्जर्व किया जाता है उन सेल्स के अंदर जिनमें जो प्रोटीन सिंथेसिस और जो सिक्रीशन है, या फिर हम कह सकते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन वाली सेल्स में एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। साथ में ही इसमें एक्सटेंसिव और कॉन्टीन्यूस ग्रोथ है इसकी, जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की उसके साथ, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ हम कह सकते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देखो, ये न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके साथ ही कॉन्टीन्यूस ग्रोथ है इसकी। ठीक है, इस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, यही यहाँ पर बताया गया है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों। अच्छा, ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया कि ये प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन सेल्स के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फंक्शन है जो इसका। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेजर साइट है, ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स के लिए, और एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स भी एससीआर के अंदर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंथेसिस ये करते हैं। आगे अगर हम बात करें गोल्जी एपरेटस की, तो बच्चों कैमिलो गोल्जी ने 1898 में सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया था एज अ डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलेट स्ट्रक्चर की तरह न्यूक्लियस के पास ही, और बाद में इनका नाम गोल्जी बॉडीज़ रखा गया, खुद के ही नाम पर उन्होंने रखा था। इसके अंदर बच्चों बहुत सारे फ्लैट और डिस्क शेप्ड सैक्स या सिस्टर्ने इसके अंदर होते हैं, जिनका साइज 0.5 माइक्रोमीटर टू 0.11 माइक्रोमीटर डायमीटर उसका रहता है। इसमें बहुत सारे स्टैक पैरेलल होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, इन्हें स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बोल दिया, ये एक दूसरे के पैरेलल ही यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक
कैसे, पैरेलली इनके अरेंजमेंट है। बहुत सारे नंबर इसमें सिस्टर्ने के प्रेजेंट होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, और जो गोल्जी सिस्टर्ने हैं कंसेंट्रिकली अरेंज रहते हैं वो न्यूक्लियस के पास। कन्वेक्स सिस फॉर्मिंग फेज या कनकेव ट्रांस या मैच्योरिंग फेज जिसे कहते हैं। देखो इसमें आपने क्या देखना है, कन्वेक्स सिस यानी कि अगर कन्वेक्स टाइप की, या आप ऐसे कह सकते हो जैसे मान लो एक जो फेस है जो स्टार्टिंग में जिसकी फॉर्मेशन हुई उसे आप कन्वेक्स या सिस फॉर्म कहोगे, फॉर्मिंग फेस। और जो बाद में जैसे मान लो इसकी पहले फॉर्मेशन है उसके बाद धीरे धीरे यहाँ 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 ऐसे ग्रोथ चल रही है, तो ये हमारा जो फेस है इसे बाद में मैच्योरिंग फेस बोल दिया जाएगा, कन्वेक्स या ट्रांस फेस कह दिया जाएगा। ठीक है, और जो ये फेस रहेगा इसे हम कन्वेक्स या सिस फेस कहेंगे। सिस और ट्रांस फेस ऑर्गेनल्स के एंटायरली डिफरेंट होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे। जो गोल्जी अपरेटस का मेन फंक्शन है बच्चों वो है पैकेजिंग मटेरियल के लिए ये फंक्शन करते हैं, या मटेरियल को पैक करने का ये काम करते हैं। उसके बाद इन्हें इंट्रासेलुलर टारगेट्स पर या फिर जो सेल के बाहर सिक्रेशन का काम है उनके लिए इन्हें डिलीवर कर दिया जाता है जो भी मटेरियल इन्होंने पैक किया। और जो भी बच्चों ये मटेरियल पैक करें वेसिकल्स की फॉर्म में इन्हें पैक किया जाता है। वेसिकल्स मीन्स ऐसे ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में ऐसे, ठीक है, वेसिकल्स की फॉर्म में इन्हें पैक किया जाएगा। फ्रॉम द ER फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी apparatus एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। उसके बाद जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो गोल्जी apparatus के सिस फेस के साथ फ्यूज़ कर जाएगा, जुड़ जाएगा और वो मैच्योरिंग फेज की तरफ मूव करने लगेंगे। इससे क्या पता चलेगा बच्चों, जो गोल्जी apparatus है इससे हमें पता चलेगा क्यों वो हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक क्लोज एसोसिएशन में प्रेजेंट रहता है। बहुत सारे प्रोटीन्स भी हैं जो राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है बहुत सारे प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं, उन्हें मॉडिफाई कर दिया जाता है गोल्जी apparatus के सिस्टर्ने के अंदर। किससे पहले, ट्रांसफेस में रिलीज करने से पहले, ट्रांसफेस से रिलीज होने से पहले उन्हें मॉडिफाई कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारा कि गोल्जी apparatus एक इंपॉर्टेंट साइट है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्जी apparatus हमारी बहुत इंपॉर्टेंट साइट रहती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन यहाँ होती है। लाइसोसोम्स है बच्चों, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जिसमें पैकेजिंग फॉर्म, अच्छा इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus, यानी कि गोल्जी apparatus में पैकेजिंग के थ्रू इसकी फॉर्मेशन हुई है। आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैं बच्चों, वो भी हमने देखा है कि ऑलमोस्ट उनके अंदर बहुत तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। लाइसोसोमल वेसिकल्स के अंदर ये मिलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, हाइड्रोलेजिस है, लाइपेजिस है, प्रोटीजिस है, कार्बोहाइड्रेजिस है, जो हम कह सकते हैं एसिडिक pH पर रिएक्टिव रहते हैं। और ये एंजाइम्स बच्चों इनका काम क्या है, ये कैपेबल होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करने में। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी लाइसोसोम्स को ही कहा जाता है, ये आप पढ़ोगा 9th क्लास में। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी हम उन्हीं चीज़ों को थोड़ा थ्रू आउट पढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल भी बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है साइटोप्लाज्म के अंदर ही, ठीक है। इसके अंदर अच्छा इसका काम क्या रहेगा, वैक्यूल के अंदर होता क्या है, इसके अंदर वाटर, सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और बहुत सारे मटेरियल्स जो सेल के लिए यूज़फुल नहीं है वो प्रेजेंट रहते हैं। सॉरी, जैसे बच्चों अगर हम सेल की ऐसे बात करें, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर इसी तरह से वैक्यूल ऐसे इस तरह के स्ट्रक्चर प्लांट सेल के अंदर काफ़ी लार्ज सरफेस एरिया ये रखते हैं। यहाँ हम कहीं उस एनिमल सेल में इस तरह से स्मॉल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इन्हें वैक्यूल कहेंगे, ये प्रेजेंट रहते हैं इनका। अच्छा जी, इसके अंदर वाटर, सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और बहुत सारे मटेरियल जो सेल के लिए यूज़फुल नहीं है वो प्रेजेंट रहते हैं। वैक्यूल हमारा एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। टोनोप्लास्ट वैक्यूल्स के एक्सटर्नल मेम्ब्रेन को कहेंगे। और प्लांट सेल में जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा कि 90% की अप्रॉक्स जो वॉल्यूम है सेल का ये ऑक्यूपाई करते हैं। प्लांट्स के अंदर ये बच्चों जो टोनोप्लास्ट प्रेजेंट है एक्सटर्नल जो इसकी मेम्ब्रेन है वो फैसिलिटेट करती है बहुत सारे आयंस और अदर मटेरियल्स को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट के लिए वैक्यूल के अंदर। और बहुत जो कंसंट्रेशन है इनकी सिग्निफिकेंटली वो ज़्यादा रहती है वैक्यूल के अंदर साइटोप्लाज्म से, यानी कि कंसंट्रेशन किसके अंदर ज़्यादा है, वैक्यूल के अंदर। ये हमारी सेल है, दोबारा देखें, ये हमारी सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये है वैक्यूल, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चों वैक्यूल के अंदर जो कंसंट्रेशन है हाई है और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो लो है। नॉर्मली हमने हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लोअर टू हायर। और इस मूवमेंट में हेल्प कौन करती है, टोनोप्लास्ट हेल्प करती है, क्योंकि जो वैक्यूल है वो वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन सबको स्टोर करके रखता है, ठीक है।
अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमारा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन रखता है, प्ले करता है एक्सक्रीशन के लिए। और बहुत सारी सेल्स हैं जैसे प्रोटिस्ट के अंदर फूड वैक्यूल्स भी हमारे बनते हैं बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। एनगल्फ मतलब निगलना या किसी चीज़ को एनगल्फ करना, मतलब फूड पार्टिकल को अपने अंदर निगलना, मतलब उस चीज़ को अपने अंदर इंजेक्ट करना। तो ये फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दो तरह के वैक्यूल्स बच्चों प्रेजेंट है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन के लिए और फूड वैक्यूल हमारा फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करने के लिए। तो बच्चों आज आपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद हमारे जो बाकी के सेल ऑर्गेनल्स बचते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है और जो यहाँ पर प्लास्टिड्स हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज वाले में बच्चों कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप बता देना, उसे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ ही सॉर्ट आउट कर लेंगे या डिस्कस कर लेंगे।